मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सेवा में रहते हुए भी मैंने देखा है, जो उस समय के राजनेता छू लेते थे उस कार्यकर्ता को, टच कर लिया, गले लगा लिया, तब क्या बात है, वो भी लगाते थे। तो वो हम ऐसे पता नहीं कितने लोगों को जान जो नहाते नहीं थे, गर्मी के मौसम में नहीं नहाते थे, कि नेताजी ने हमको स्पर्श किया है, मैं उस स्पर्श को नहा के उससे वंचित नहीं हो सकता। लेकिन प्रेशर ग्रुप बने कैसे? अभी आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तक पैमाना तय कर लेता है कि आपकी रुचि किस में है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो चुनाव होते हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट का दौर चल रहा है। इलेक्शन गुरु इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि प्रचार में, चुनाव प्रचारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ा है, और इस बार भी भाजपा पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चुनाव प्रचार कैंपेन डिज़ाइन करने वाली है, कर रही है। कैसे बदलाव होगा? मतलब कैसे नागरिकों को नागरिक बोध का एहसास होगा? कैसे वो समझेंगे कि नहीं, हमें एक कार्यकर्ता की तरह नहीं सोचना है, नागरिक की तरह सोचना है? ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जो पेड़ पर, हम्म। मंच नहीं था तो पेड़ की डाली पर लोगों को इकट्ठा, वही मंच हो जाता था। हम्म। जैसे राम आज्ञा सिंह चौहान थे, जी। तो वो पेड़ की डाली पर ही बैठ के गाना वाना सब गाते थे। जी। 10 20 50 लोग इकट्ठा हो गए, अपना संदेश सुनाया, लोहिया की बाणी सुनाया, काम हो गया। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आज पुनः हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईएएस रमेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमारी बात हो रही थी, राजनीतिक रिफॉर्म्स पे हम बात कर रहे थे। रंगों की राजनीति, आप देख रहे हैं कि सभी दल अलग अलग रंगों को लेकर चल रहे हैं। उनकी रंगों से लेकर वैचारिकता है। जिस तरह जाति पर अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग लोग बटे हुए हैं, उसी तरह रंगों पे भी बटे हुए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, और इस संदर्भ में मैं प्रारंभ में ये कहना चाहूँगा कि जब वैचारिकता क्षीण हो जाती है तो ये जो सतही चीज़ें हैं, चाहे वो जातियों का मामला हो, चाहे मजहब का मामला हो, चाहे और संकीर्णताएं जो हैं, वो सब सरफेस पर आ जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं। तो वैचारिकता आप देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या कोई भी पार्टी हो, वैचारिक दुनिया से अब उनका उस तरह का सरोकार नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था। जैसा कि पहले 70 के दशक में या 60 के दशक में या इवन 80 के दशक में भी जो एक वैचारिक सरोकारों से जो पक्ष विपक्ष जो भी हों वो जुड़े रहते थे, उसमें ह्रास ही नहीं हुआ है, भयंकर रूप से गिरावट आई है। और इसका कारण ये है जो आपने कहा कि रंगों की राजनीति, कि किसी का गेरुआ है तो किसी का हरा है, ये इसके पीछे वही है जो एक संकीर्ण, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र, संविधान और सर्वधर्म समभाव, ये ऐसे बहुत सारी पदावलियां हैं जो रूढ़ हो गई हैं, जिनका इस्तेमाल राजनेता भी करते हैं, समाजशास्त्री भी करते हैं, बुद्धिजीवी भी करते हैं, और ये अपने को बचाने का, अपने को सुरक्षित रखने का एक कवच ये होता जा रहा है। चाहे वो लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल हो, चाहे संविधान का प्रश्न हो, चाहे सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता
का सवाल हो, ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो एक मुखौटे के रूप में तब्दील हो गए हैं। यही ट्रेजेडी है आज के राजनीति की। ट्रेजेडी यही है कि ऊपरी चीज़ों को तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो जो सामाजिक रूपांतरण के लिए, जो सामाजिक बदलाव के लिए, जो एक बौद्धिक हस्तक्षेप जो चाहिए, वो बौद्धिक हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। प्रतीकों का प्रभाव जनता पे भी हावी है इस वजह से। हाँ, प्रतीकों का प्रभाव जनता पर अवश्य मतलब उनके ऊपर आपने कहा कि हावी है, ये सही है। वो इसलिए है कि देखिए, हिंदुस्तान या अपने भारत देश के जो लोग हैं, अभी भी शैक्षिक मामलों में या समझदारी में या ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आप जाएं, विशेष रूप से उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अभी आपको या पूर्वी भारत में भी असम है या नॉर्थ ईस्ट के ये है, पश्चिमी बंगाल है, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी भी जो एक संस्कारगत जो सीधापन है, जो सहजता है और जो सरलता है, वो लोगों के अंदर है। वो एक अंतर्निहित है उनके अंदर संस्कारों के रूप में रची पड़ी है। और ये जो एक नई प्रविधि डेवलप किया है लोगों ने इन पदावलियों का, जिसमें प्रतीक गढ़े जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो यथार्थ में भी हैं उनको मिथक में बदल दिया जाता है, तो इन जटिलताओं को लोग समझ नहीं पाते। और जो चीज़ उनके समझ में आ गई, चाहे वो जातियों का ही सवाल क्यों न हो, उनको लगेगा कि यदि जातीय समूह से हम अलग होने की कोशिश करेंगे तो हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी। तो वो सुरक्षित, क्योंकि हिंदुस्तान के ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो यहाँ के लोग, चाहे वो मध्य वर्ग के हों, चाहे वो और नीचे पायदानों के लोग हों, उनके अंदर असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा कि ये महामारी थी और है भी, अब अभी भी 35-40 हज़ार रोज़ संक्रमित हो रहे हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। तो जो असुरक्षा है उससे भय उत्पन्न होता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं, एक तरह से उन्होंने भय के आवेष्टन में यहाँ के आम जन को ढकेल दिया है। और वो चाहे वो प्रतीक हों, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे भारत माता की जय हो, कहीं कोई हृदय से निकलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें केवल ऊपरी तौर पर, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू है, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी एक फेस वैल्यू है। तो इन सारी चीज़ों पर लोगों को भटका दिया है। तो ये कहना बिल्कुल सही है आपका कि प्रतीकों के जंजाल में, क्योंकि सरल लोग हैं और आज भी 60-65% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके में सरलता अभी सुरक्षित है और उनके लिए ये संभव नहीं है। ये इतना लाग लपेट, ये जो शहरी जीवन की जटिलताएं हैं और आपाधापी है, इससे वो अभी अभिज्ञ हैं, परिचित नहीं हैं वो, या इसकी जानकारी उनको अपेक्षाकृत बहुत कम है, इसलिए वो इन चीज़ों में आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य दूसरा है। दुर्भाग्य ये है कि इन प्रतीकों के जंजाल में जानबूझकर जो वर्ग फंसा हुआ है वो बौद्धिक समाज है, जो हमेशा सुरक्षित रहकर अंदर से अधिष्ठान पर पथराव का हामी रहा है, शुरू से रहा है। अपनी सुरक्षा, अपनी नौकरी, अपना अवार्ड,
अपना साहित्य अकेडमी, अपना पद्मश्री, ये सब सुरक्षित रहे। उसके बाद अंदर से, बाहर से पथराव नहीं, हम अधिष्ठान के अंदर रहते हुए, तो ये फेक है, ये छद्म है। ये जो छद्म, तो एक तरफ तो उनकी सहजता है और दूसरे तरफ ये जो पढ़े लिखे तथाकथित शिक्षित और प्रबुद्ध लोगों का जो की जो ये जटिलता है, जो छद्म है, इसने सारी चीज़ों को गड्ढामट कर दिया है। चीज़ें बिल्कुल धुंधलके में चली गई हैं। मेरी एनालिसिस यही है। दक्षिणपंथी नैरेटिव एक सेट कर दिया गया है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा को मानता है वो सच्चा देशभक्त है। उस विचारधारा के विपरीत जो रिएक्ट करता है, विचार देता है, वो देशद्रोही है। इस माहौल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो आपने सही कहा कि पहले भी, चाहे वो नाजी का, हिटलर का कि नाजी पार्टी हो, या मुसोलिनी इटली में रहा हो, या जहाँ जहाँ, या फ्रैंको रहा हो, जहाँ जहाँ स्पेन में, तो जहाँ जहाँ ये जो तानाशाही, जहाँ एकाधिकार, सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति में या किसी एक समूह में हो जाए, वहाँ ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ना है भावनात्मक रूप से। और ये नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद, जो आजकल बहुत प्रचलित है और जिससे एक तरह का पैमाना भी है कि आप राष्ट्रवादी हैं, देश से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देश प्रेमी हैं। और यदि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो कहीं न कहीं आप पर सेडिशन कानून लगाए जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसके पीछे जो आपने कहा कि दक्षिणपंथी ये सोच, तो दक्षिणपंथी सोच है, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो मार्क्सवादी देश हैं, जो वामपंथी देश हैं, वो भी वामपंथी नहीं है। चाहे वो पुतिन का रशिया हो, चाहे वो जिनपिंग का, या क्या नाम है उनका, चाइना हो, कोई ऐसा देश, अब पूंजीवाद अपने चरम पर है इस समय। और वो जैसे कोविड-19 म्यूटेट करता है, उसके वेरिएंट्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही पूंजीवाद के वेरिएंट्स जो हैं वो रोज़ बदलता रहता है। कभी लोकतांत्रिक हो जाएगा, कभी तानाशाही, लेकिन ये चीज़ एक ही है, म्यूटेशन चेंज। हाँ, बस म्यूटेशन चेंज हुआ। तो इस समय वामपंथ तो है ही नहीं है। आप मतलब गंभीरता से देख लीजिए, चाहे वो फ्रांस में वामपंथी सरकार आई थी, शायद इसके पहले, उसमें कोई वामपंथी नहीं था। उसमें विद्यार्थी जीवन में जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो विद्यार्थी जीवन में जो फ्रांस के विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, आपको जानकारी होगी। उस मूवमेंट में उन्होंने नेतृत्व किया था, और उसके बाद वो कहीं मतलब पार्टी से नहीं जुड़े, और न पार्टी वहाँ इस तरह की पार्टी है जो जैसा मार्क्स या लेनिन की परिकल्पना थी, उस तरह का मार्क्सवाद अब नहीं है। सब पूंजीवादी लोग हैं जिन्होंने अपने को केवल बदल लिया है। कोई अपने को वामपंथी कहेगा, कोई दक्षिणपंथी कहेगा, लेकिन अंदर से सब एक है। कहीं कोई ये पूरी बात इंडिविजुअल आइडेंटिटी की हो जा रही है। हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की हो जा रही है, और ये जो जानबूझ के जो एक छद्म विकसित किया गया हिंदुस्तान में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, कि ये एक कोठरी बना दी जाए कि ये अमेरिकन लॉबी है, ये रशियन लॉबी है। लेकिन आप देखिए कि किन मुद्दों पर रशिया जो है अफ़गानिस्तान का सपोर्ट करता है, और फिर
ईरान को साथ लेता है, हम्म, या सीरिया या ये जो युद्ध हुआ है उसमें स्टैंड क्या है? क्या स्टैंड है चाइना का? हम्म, चाइना एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती करता है हम्म, क्योंकि उस दोस्ती का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, हम्म, और दूसरी तरफ जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं चाइना में, उनका भयंकर उत्पीड़न करता है, हम्म, जो बिल्कुल दक्षिणपंथी सोच के सोच है। अनुरूप है। तो इसलिए फैक्ट यही है कि अब कोई वामपंथी नहीं रहा। हम्म, सभी पूंजीवादी विचारधारा, चाहे वो उसको समझें या न समझें, हम्म, जाने अनजाने, सचेत होते हुए या नहीं जानते हुए, सब उसी धारा में हैं, उसी प्रवाह में हैं। और ये केवल एक भ्रम पाला गया है कि ये सीपीएम वाले हैं, ये उन चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो या सीपीआई-एमएल हो, जो 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 चीज़ें थीं, जो कानू सान्याल के समय या वो विनोद मिश्र के टाइम में जो सीपीआई-एमएल था, या वो जो सीपीआई-एमएल के बहुत बड़े उनका नाम मुझे दिमाग से उतर गया, जो उनके प्रातः स्मरणियों में है, तो ये वो एमएल नहीं है। वो चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो रहा हो, चाहे झारखंड में हो रहा हो, उसका चरित्र बिल्कुल बदल गया। और इसके लिए लोगों ने एक फिलॉसफी भी दिया है। इसके लिए जो सिद्धांतकार हैं हर विचारधारा के, उन्होंने इसके औचित्य को प्रतिपादित किया है कि ये क्यों जरूरी था, क्यों हमको आदिवासियों के बीच में बिना उनका मेटामॉर्फोसिस किए, बिना उनको विचारधारा से जोड़े, उनकी जो ग्राउंड रियलिटी जो थी, जो तकलीफ़ें थीं, उसको सरफेस में करके उनको अपने साथ जोड़ लिया। कि उनको दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता, भोजन की व्यवस्था हुई, सरकार की व्यवस्था हो गई, जंगल जो वन में जो चीज़ें पैदा होती हैं, चाहे चिरौंजी है, तेंदू के पत्ते हैं, इस पर जो ठीके दिए जाते हैं, उसमें बाकायदे उनका कमीशन फिक्स हो गया। सरकार का ठेका भी जब होता है तो उसमें ठेका देने वाले को मालूम है कि इसमें से 20% तो उनको देना है, अब बचा 80%। 80% वो मतलब 20% के लिए उनकी चिंता नहीं है, वो तो देना ही देना है। ऐसे ही अब जो बचा है उसमें 40% लगाओ और 40% में हम 20% ले लें। मतलब वैचारिकता जो है वो पॉलिटिकल प्रॉफिट के नज़रिए से बदल गई है, एक व्यवसाय में तब्दील हो गई। जो एक कमिटमेंट था, जो एक प्रतिबद्धता थी, वो समाप्त हो गई। जनता के प्रति जो समर्पण था वो समाप्त हो गया। जनता के प्रति, जन सरोकारों के प्रति, एक अच्छे प्रशासन और सुशासन के प्रति, जो एक और वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना थी नेहरू जी के टाइम में, उस समय तक रही। लेकिन फिर जो वैक्यूम हुआ, जो शून्य जो पैदा हुआ राजनीति में, उस शून्य में ऐसे ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, चाहे वो वंशवादी कह लीजिए उनको, या जैसे भी है, ज़्यादातर वंशवादी ही हैं, और इससे कोई मुक्त नहीं है, इससे सीपीएम भी मुक्त नहीं है, इससे धुर वामपंथी लोग भी मुक्त नहीं हैं, क्योंकि सबके पास तर्क है कि हम डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा तो डॉक्टर ही पढ़ेगा, हम राजनेता हैं तो हमारे बच्चे की ट्रेनिंग ही वही है शुरू से, तो और क्या बनेगा। तो जस्टिफिकेशंस भी हैं। तो इस तरह लोगों ने अपने को जस्टिफाई करते करते अब वो एक जो यथार्थ है वो रूढ़ हो गया, उसको सत्य मानने लगे, और हिरण्यगर्भ में, सोने के आवरण में सत्य छिप गया।
अ, एक सवाल जो अभी आपने जिक्र किया कि वैचारिकता का उद्वेलन करके राष्ट्रवाद से जोड़ने की बात हुई और राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है लोगों को, लेकिन उसी भावनाओं को आहत करके तोड़ा भी जा रहा है। जोड़ने की बात तो समझ में आती है, तोड़ने की बात क्यों? और ऐसे में नागरिक बोध कितना अहम हो जाता है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नागरिक बोध, हम्म, क्योंकि जब सरकारें असफल होती हैं या विफल होती हैं, हम्म, तो जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, हम्म, उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम्म, और सिविल सोसाइटी, क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल चाहे ए हो या बी हो या सी हो, उनका अपना एक अल्पकालिक एजेंडा हो गया है। अब दीर्घकालिक एजेंडे की बात नहीं होती। हम्म, जैसे मार्क्स का चिंतन था, हम्म, या समाजवाद के विषय में चाहे नरेंद्र देव या डॉक्टर लोहिया या जयप्रकाश हम्म, ने जिन चीज़ों को सोचा, हम्म, वो एक लॉन्ग टर्म था। हम्म, उसमें ये नहीं था कि हम उसका लाभ भी ले लें। हम्म, अब एक अल्पकालिक चिंतन है कि हमको उसका लाभ मिल जाए। हम्म, हम 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक राज्य करें, उसके बाद जो होगा उसमें न पार्टी महत्वपूर्ण है, न कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ विकसित हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी है ये कि जो नागरिक बोध कहा आपने, कि सिविल सोसाइटी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आखिर में टकराव भी सिविल सोसाइटीज़ में ही हो रहा है विचारधारा के स्तर पे। लेकिन दिक्कत ये है कि अपने देश में जो सिविल सोसाइटी है, हम्म, वो ये मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरह अराजनीतिक होगा। हम्म, उनके भी अपने सरोकार हैं, कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, हम्म, लेकिन उन सरोकारों के बाहर के बियॉन्ड जो है, वो एक सिविल सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। और वो जो राज सत्ता के जो व्यामोह हैं, जो मद हैं, जो अहंकार हैं, उस पर प्रहार भी करते हैं। हम्म, लेकिन उस तरह के प्रहार करने के लिए जिस तरह का नागरिक बोध उत्पन्न होना चाहिए, वो नागरिक बोध नहीं हुआ। हम्म, जो 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 थोड़ा बहुत है, वो बहुत असंगठित है। और उनको उन्होंने कनेक्ट नहीं किया अपने को लोगों के साथ। हम्म, मतलब बौद्धिक स्तर पर एक ग्रुप बन गया, हम्म, जैसे व्हाट्सएप में एक ग्रुप बन जाता है, हम्म, ऐसे ही एक ग्रुप बना लिया उन्होंने। जो कुछ, आभासी है पूरी तरह। हाँ, जो ग्रुप बन गया, हम्म, लेकिन उस ग्रुप ने लोगों के साथ, आम जन के साथ अपने को कनेक्ट नहीं किया। हम्म, वो पकड़े भी गए, जेल में भी हैं, हम्म, उसमें से कितने तो मर गए। हम्म, तो लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, कोई जन आंदोलन नहीं हुआ किसी के लिए। इसी पे मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राष्ट्रवादी होना ठीक है, दलों की विचारधारा के अनुसार उन पे आस्था होना ठीक है, लेकिन इन सब के बीच जो माहौल चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण है नागरिक होना? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस समय आवश्यकता इसी की है, क्योंकि लंबी चौड़ी बात करना, उसके लिए तो ठीक है, रोज़ विमर्श बनते हैं, रोज़ विमर्श बदलते हैं, लेकिन ये जो बौद्धिक विमर्श हैं, उसकी कोई सुगबुगाहट जो सामाजिक जीवन में या सामाजिक संरचना में कहीं दृष्टिगत नहीं होती। हम्म, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फ्रेज डेवलप किया है लोगों ने, हम्म, ये जो एक पदावली तरह तरह की बहुत लुभावनी, हम्म, इससे थोड़ा सा, और ये दायित्व नागरिक समाज का, सिविल सोसाइटी का है कि अपने को इन चीज़ों से, जो बहुत सम्मोहक नारे हैं, इनसे अपने को अलग करके जो ग्राउंड रियलिटी है, लोगों तक कम से कम ये मैसेज पहुंचाएं किसी तरह। और उसके लिए ज़रूरी है कि
140 करोड़ लोगों का देश है, हम्म 135 या 140 करोड़ लोगों का देश है। हम्म ये ऐसे नहीं हो जाएगा। इसके लिए अब बहुभाषी इतने सारे प्रांत हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले संगठन हो और संगठन में लोग जुड़ें, क्योंकि आपका मैसेज, सिविल सोसाइटी का ये मैसेज कैरी, अब मीडिया ठीक है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं हैं बिल्कुल। और जिनकी अपनी अपनी रुचि का क्षेत्र है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आप लिखते रहिए, कोई पढ़ेगा ही नहीं, और यांत्रिक तरीके से आप मित्र हैं तो पढ़ेंगे नहीं, उसको लाइक कर देंगे। बिल्कुल। चलिए, एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो गई। बिल्कुल। लाइक कर दिया, अब वो जो इतना श्रम करके उन्होंने वो लिखा 1-1.5 कॉलम का फेसबुक पर इतना बड़ा, उसका कोई वो पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि सबकी रुचियां बन गई हैं। जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। वो मालूम हो जाता है कि आपको कौन सी चीज़ आपके मोबाइल पर पसंद है, वही चीज़ बार बार आएगी। आपने देखा होगा फेसबुक में वॉच वगैरह जो है, जो आपकी रुचि है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सिस्टम समझ लेता है कि इनकी रुचि गोपालन में है, इनकी रुचि भैंसों में है, इनकी रुचि घोड़े में है, तो आपको या इनको पोर्न में इनकी रुचि है, तो वैसी चीज़ें आपके उसमें भर देंगे। और उसमें जहाँ आपकी रुचि है तो आप देखेंगे, एक के बाद एक आप देख रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी हैं वो आपके नागरिक सिविल सोसाइटी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़ी वॉलंटियर्स की जो जिसमें कमिटमेंट की बात न किया जाए। कमिटमेंट से मेरा मतलब है कि केवल राजनीतिक सोच, CPI ML के लोग हैं तो हम उन्हीं को जोड़ेंगे, वो कहीं के भी हों, RSS के हों, CPI ML के हों, लेकिन इस दायित्व को समझें कि जो दुर्दशा है हमारी, जो हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है, उसमें बहुत भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है या उसको बहुत ज़्यादा परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो तकलीफ़ें हैं मनुष्य के रूप में, जो तकलीफ़ हमको नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रोजी रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, ये लोगों तक पहुंचाएं कि भाई देखिए, ये आप लोग एक प्रेशर ग्रुप पैदा कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन रिफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है। जब तक प्रेशर ग्रुप नहीं बनेंगे समाज में, तब तक ये राजनेता और ये जो विधायक, MP, सांसद जितने लोग हैं, इनके ऊपर मतलब इनके एक प्रोवर्बियल उसमें लैंग्वेज में कहा जाए तो इनके कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन प्रेशर ग्रुप बने कैसे? अभी आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तक पैमाना तय कर लेता है कि आपकी रुचि किस में है। अभी जो चुनाव होते हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट का दौर चल रहा है। इलेक्शन गुरु इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि प्रचार में, चुनाव प्रचारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ा है, और इस बार भी भाजपा पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चुनाव प्रचार कैंपेन डिज़ाइन करने वाली है, कर रही है। कैसे बदलाव होगा? मतलब कैसे नागरिकों को नागरिक बोध का एहसास होगा? कैसे वो समझेंगे कि नहीं, हमें एक कार्यकर्ता की तरह नहीं सोचना है, नागरिक की तरह सोचना है? नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि आज का जब हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही बात किया जाए तो ये एक सी चेंज जिसको कहते हैं कि एक आधारभूत परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले के लोग जो चुनाव लड़ते थे, हम लोगों की स्मृति में है, आप लोगों की स्मृति में नहीं होगा, लेकिन मालूम हुआ कि एक टूटी हुई जीप, एक वो टिन वाला, तब माइक वाइक भी ये नहीं होता था,
भोपू। भोपू लेकर के जी। भाषण कर रहे हैं, कहीं चौराहे पर खड़े हो गए, लोगों के बीच में खड़े हो गए। आपके जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जो पेड़ पर, हम्म। मंच नहीं था तो पेड़ की डाली पर लोगों को इकट्ठा, वही मंच हो जाता था। हम्म। जैसे राम आज्ञा सिंह चौहान थे, जी। तो वो पेड़ की डाली पर ही बैठ के गाना वाना सब गाते थे। जी। 10 20 50 लोग इकट्ठा हो गए, अपना संदेश सुनाया, लोहिया की बाणी सुनाया, काम हो गया। हम्म। मतलब उन्होंने एक 10 20 50 लोगों को मोटिवेट कर लिया, जो लाल टोपी और ललका झंडा ले करके जो खेत पर नाजायज कब्जे जब हुए, हम पुराने जब पटेल आयोग के पहले, जो लोहिया ने नारा दिया कि फावड़ा और किसान और ये इस पर कब्जा करो, तो जो किसानों का मूवमेंट चला, गरीबों का मूवमेंट चला, उसमें जगह जगह मतलब देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, पूरे भारत में ये हुआ। तो वो चीज़, वो एक अब आज उसके बारे में आप परिकल्पना नहीं कर सकते। अब चुनाव जो है, जैसे अभिनेता चुनाव लड़ता है, जैसे प्रोडक्ट का विज्ञापन होता है, प्रोडक्ट का विज्ञापन जैसे होता है, इतनी बार वो रिपीट होगा कि आपके दिमाग में चढ़ जाएगा कि ये क्रीम अच्छी है, या ये ब्रांड जो है, ये लगता है कि वो अब उसको बड़े बड़े लोग करेंगे, कोई अमिताभ बच्चन करेंगे, कोई करेगा, कोई नवरत्न तेल। उनके लिए इसका मतलब नहीं है, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनका पर मिनट का निर्धारित है। तो वो जो, तो अब ये इलेक्शन एक तरह का विज्ञापन, और विज्ञापन के लिए आपको एक्टर के रूप में काम करना पड़ेगा, और नए नए टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों का जो समूह है, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, उनको जनता दल यू का उपाध्यक्ष भी बनाया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन वो क्योंकि उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, महत्वाकांक्षा होना एक अलग है, लेकिन उनके राजनीतिक सरोकार नहीं है। उनका सरोकार केवल ये है कि उन चीज़ों को पकड़ो जो तात्कालिक रूप से लोगों को हिट कर जाएं, और वो हिट कर जाएं और वोट मिल जाए। बाकी उनका इससे भी मतलब नहीं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, और मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन आपने किया कि नहीं किया, ये सब विषय नहीं है। उसमें आपके चाल ढाल, आपके मंच, आप कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हर चीज़ें आपकी, तो ये एक अभिनय है। मतलब आज का चुनाव जो है, ये एक बहुत बड़ा रंगमंच है, ये पूरा देश, और जिस पर तरह तरह के कलाकार जो हैं, कोई विदूषक है, कोई अच्छा अभिनेता है, कोई दाढ़ी बढ़ा के आ रहा है, कोई दाढ़ी कटा के आ रहा है, तो मतलब कुल मिला के ये एक लोक लुभावन पूरा लुभावन अपना जो स्वरूप बनाए हैं, क्योंकि वैचारिकता है नहीं इनके पास। अब ये इन लोगों को नौकरी मिलती है, ये मीडिया के एक्सपर्ट लोग हैं, ये आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके चुनाव को जो मैनेज करते हैं। अब आजकल एक नया टर्म चला है, वॉर रूम। हाँ। वॉर रूम जी। हर पार्टी का वॉर रूम है। उस वॉर रूम में यदि कभी हमने कांग्रेस का देखा है, क्योंकि किसी समय हमको भी ये कहा गया कि आप हमारे वॉर रूम में सम्मिलित हो जाइए, तो उसमें इतिहास के लोग भी हैं, उसमें अर्थशास्त्री भी हैं, उसमें ये नहीं है कि कुर्ता पजामा वाले, उसमें विभिन्न धाराओं के लोग हैं, जो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कोई भी हो, कांग्रेस के हैं तो जिनको प्रोजेक्ट करना है उनको प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, वो उसका पूरा उसको गढ़ते हैं, और जितनी जो
इडियोसिटीज हैं, फेक हाँ, कैरेक्टर्स बनाना। और वो उस पर सब जो उन्होंने वो ढंग तोप के आपको जानकार भी बना देंगे। इतना जानकार बना देंगे कि आप मोटी मोटी चीज़ों को, अर्थशास्त्री भले ना आप हों, लेकिन आपको आपको भारतीय इतिहास के विषय में, परंपराओं के विषय में, संस्कृति के विषय में, तो उसमें उस वार रूम में सारे लोग हैं। तो ये वार रूम, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सबका वार रूम है। समाजवादी पार्टी का भी हमारे वार रूम होता है, बीएसपी का भी है। किसी का स्केल ज़्यादा है, ज़्यादा है, किसी का कम है। और मैनेज करने वाले सब विज्ञापन की, कोई अमेरिका के विज्ञापन की बहुत बड़ी ये है एजेंसी है, प्रशांत किशोर ही नहीं है, बड़े बड़े विज्ञापन की एजेंसियां जो हैं, जो करोड़ों करोड़ों का, अरबों का बिजनेस करती हैं ये इलेक्शन में, पूरी दुनिया में करती हैं, अमेरिका में भी करती हैं। तो ये एक विज्ञापन की चकाचौंध से भरा हुआ जो इलेक्शन है, इसमें इसका उद्देश्य केवल अल्पकालिक गेन है कि हम ये चुनाव जीत लें। इस चुनाव को जीतने के बाद 5 साल मिलेगा, कुछ कर ही देंगे, कुछ अनिवार्यताएं हैं जो हो ही जाती हैं, उसके लिए आप बहुत प्रयत्न न भी करें तब भी वो हो जाता है। क्योंकि बजट है आपके पास, 4 लाख 5 लाख करोड़ का आप बजट लेके बैठे हैं, तो उसको खा थोड़े ही लेंगे, बिल्कुल कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, कभी कुछ शहरों में दिखाई देगा कि वो शहर एकाएक बदल गए, लेकिन इससे देश की जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, या देश की जो विपन्नता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जी। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी जो है। इस समय हम केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि ये मायाजाल है, और मायाजाल तो जादूगर रचता है। ये जादूगर है विज्ञापन वाले और तरह तरह के ये जो इस तरह के लोग हैं जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं। अब एक नया भी एक चल गया है, वो जो प्रोफेसी करते हैं, जो सर्वे 10-5 हज़ार करा लिया, पार्टियों से पैसा ले लिया और चैनल पर अपने दिखा रहे हैं। अब 15,000 20,000 जहाँ 80 करोड़ मतदाता हो, आपने सैंपल सर्वे किया 20,000 लोगों का, और 20,000 पर वो धुआंधार एंकर बोले जा रही हैं या बोले जा रहे हैं, यह हो गया, अब आने वाले चुनाव में ये नहीं। जिनके पास टीवी है और इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि अभी झंझट में कौन पड़े। सही बात। रोज़मर्रा के झंझटें इतनी ज़्यादा हैं, न रोज़गार है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल की हालत आप देख ही रहे हैं, परिवहन शुल्क इतना बढ़ गया कि लोग उसी में परेशान हैं। तो कहाँ कोई असली मुद्दे की तरफ कोई सोच नहीं पाता। कुछ दिन पूर्व राज्य के बंटवारे की बात हो रही थी, यूपी के बंटवारे की बात हो रही थी। आप मायावती के टाइम में उनके कार्यकाल में भी थे, उनके साथ काम किया है। कितना यह फार्मूला सही होगा और क्यों? और अगर बंटवारा न हो तो किस तरह ये प्रभावित करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो यह सही है या फिर गलत है? और सही है तो किन वजहों से, और गलत है तो किन वजहों से? देखिए, छोटे राज्यों की जो बात, उसके पीछे जो दर्शन था वो ये था कि जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड भी यही था जी। तो नारायण दत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त जी, हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे लोग उत्तराखंड के थे। तो नारायण दत्त तिवारी जी ने देखा कि भाई ऐसा न हो कि हमारे, तब 7 जिले ही थे उत्तराखंड में, अब तो ज़्यादा जिले हो गए। पहले उत्तराखंड का मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट्स,
तो एक उन्होंने उत्तरांचल विभाग बना दिया। उत्तरांचल विभाग बना दिया, इसमें प्रमुख सचिव स्तर का एक व्यक्ति होता था, उसका बजट एलोकेशन बिल्कुल अलग हो जाता था और वो एट पार होता था कि पूर्वांचल को यदि हम 200 करोड़ दे रहे हैं और दक्षिण को हम इतना दे रहे हैं तो हम बुंदेलखंड को इतना दे रहे हैं तो हम इतना मात्राकृत करके इतनी धनराशि जरूर देंगे। और डीएम और बाकायदे जो जो व्यवस्थाएं होती थी विकास विभाग की, वो तो थी ही, इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो छोटे राज्य के पीछे एक फिलॉसफी तो ये थी, दर्शन ये था कि छोटे राज्य होंगे तो अपने संसाधनों को एक्सप्लॉइट करेंगे। और जैसे झारखंड है, झारखंड बहुत खनिजों के मामले में, प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण है। बहुत संपदा है उसके पास, पहले बिहार का हिस्सा था। तो न बिहार संपन्न हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि उस प्राकृतिक संपदा से का दोहन करके बिहार जो एक बड़ा स्टेट था जो आज है, वो जब वो एक ही था तो न बिहार वालों की गति ठीक हुई न झारखंड वालों की हुई। और एक महत्वाकांक्षी ग्रुप जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो दर्शन सब दरकिनार हो गया कि छोटे राज्य होंगे तो अपने प्राकृतिक और अपने उसका दोहन खुद करेंगे, खुद अपने ऊपर खर्च करेंगे, उनके में एक सेंस ऑफ पोजीशन होगा कि ये हमारा प्रदेश है, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो ये दर्शन के स्तर पर तो ये ठीक है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि हरित प्रदेश हो जाए तो कुछ उधर के नेता होता जो हैं जो कभी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, पूर्वांचल हो जाए कुछ उधर के लोगों का, कुछ विधायकों के, अरे परसीमन होगा, संख्या भी बढ़ जाएगी। अभी 402 403 है, फिर वो 600 के ऊपर हो जाएगा, जिले बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से छोटे राज्यों के नाम पर जो, क्योंकि बड़े राज्य का भी अपना एक महत्व होता है। अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो पहचान है पूरे देश में वो बड़े राज्य की वजह से है। यदि इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो सांस्कृतिक तौर पे भी हम टूट जाएंगे, आई थिंक। सांस्कृतिक तौर पर टूटेंगे और इससे कोई विकास की कोई गाथा नहीं लिखी जाएगी, ये सब केवल होक्स है। मतलब आइडिया ऑफ डिवाइडेशन केवल पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए, केवल उसी की पूर्ति होगी। बाकी आप बड़े राज्य हैं तो आपको केंद्र का जो अंश मिलेगा वो उसका प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे अन्य जो नीति आयोग से जो मिलता है जो अंश राज्यों को, तो वो बहुत बड़ी राशि होती है। और दूसरे एक मिथक भी है, उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में कह रहा हूँ कि एक मिथक भी है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, मतलब जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो कम से कम उत्तर प्रदेश को आर्थिक संसाधन, वित्तीय संसाधन राज्य के तो है ही हैं, केंद्र के भी बहुत मिलेंगे। जो आप देखते ही हैं, जो इलेक्शन के टाइम में अभी देखिएगा 5-6 महीने में बहुत ये पैसा आएगा, जबकि आर्थिक रूप से विपन्नता बहुत भयंकर है, लेकिन आप वो 6 महीने में बिल्कुल वर्षा ही होगी जब तक ये इलेक्शन कमीशन का ये लागू नहीं होगा। तो ये मेरा ये मानना है कि अभी छोटे राज्य के लिए पहले राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी मैच्योरिटी हो जाए, ताकि आप छोटे राज्य में भी वही एक स्वार्थी ग्रुप जो है वो इमर्ज कर जाएगा।
आप उत्तराखंड को देख लीजिए या हिमाचल को देख लीजिए, ये सब हिमाचल यूनियन टेरिटरी थी, उत्तराखंड कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ हुआ क्या, दलालों का, कमीशन खोरों का, बिचौलियों का एक ग्रुप पैदा हो गया, और उसकी वजह से आप पहाड़ के, चंपावत के किसी गांव में जाइए, कहीं कुछ नहीं, कोई उनके रहन, अभी भी वो जंगल ऐसे ही जाते हैं, अभी भी दिन भर वो चाय पी करके दोनों वक्त की रोटी उनको नहीं नसीब है, या जंगल के, क्योंकि जंगल का के उपज पर भी वन विभाग का कब्जा है, उसका भी उपभोग नहीं कर पाते। तो उनके नियति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किसके लिए हुआ, जो राजनेता लोग हैं, वहाँ से एक मुख्यमंत्री हो गए, तो कभी हरीश रावत जी खड़े हो गए, कभी ये दूसरे रावत, तीरथ सिंह रावत हो गए, तीरथ सिंह रावत अभी हो धामी गए, हो गए, धामी हो गए। तो ये एक जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं दूर दूर तक नहीं पूरी होती, उन्होंने उनकी पूरी हो गई। देखिए, बातचीत में एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे और समझ में आ रहा है, राजनीति, लोकतांत्रिक देश में राजनीति शब्द का औचित्य क्या है? हम राज करने के लिए तो मतलब सरकारें नहीं चुनते, सरकारें एक तरह से जनता की प्रतिनिधि होती हैं, उनके प्रतिनिधित्व करती हैं सदन में। राजनीति शब्द कितना तार्किक है? वो सही है, बहुत सारे फ्रेजेस आज के संदर्भ में, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी पदावलियाँ आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। जब राजनीति का मतलब ये था कि जो राज्य की नीतियों का निर्धारण करे, जो राज्य की नीतियों के निर्धारण में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करे, ऐसे समूह को राजनीति से जुड़े हुए समूह के रूप में एक पहचान प्राप्त। लेकिन नैरेटिव पूरा चेंज हो गया, अब तो राज करने की नीति हो गई है। अब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अब तो गुलामों की एक फौज है। मतलब आप कभी देखिए कि कभी कोई बड़ा राजनेता आता है तो वो राजाओं की तरह ही उसका व्यवहार होता है, उसका व्यवहार, उसका परिधान, उसका रहन सहन, वो बहुत लोगों की उपेक्षा करता हुआ ऐसे ऐसे करते, आंख भी नहीं मिलाते। मतलब यदि अपने कार्यकर्ता से आपकी आंख भी मिल गई, वो उसी से कृत्य हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सेवा में रहते हुए भी मैंने देखा है, जो उस समय के राजनेता छू लेते थे उस कार्यकर्ता को, टच कर लिया, गले लगा लिया, तब क्या बात है, वो भी लगाते थे। तो वो हम ऐसे पता नहीं कितने लोगों को जान जो नहाते नहीं थे, गर्मी के मौसम में नहीं नहाते थे, कि नेताजी ने हमको स्पर्श किया है, मैं उस स्पर्श को नहा के उससे वंचित नहीं हो सकता। और नाचते थे, ऐसी अवस्था में लोग नाचते थे, तो ये एक आकर्षण था। अब देखिए, अब तो हाथ जोड़े बिल्कुल स्टैचू की तरह हंसी भी गायब होती जा रही है। जो एक परिहास होता था, किसी से हंस के बात कर लिया, हालचाल पूछ लिया, अब चीज़ें, अब आपने पूछ भी लिया तो अगला समझता है कि ये केवल औपचारिकता है जी। उसके अंदर कोई भाव का उन्मेष नहीं होगा, मशीनीकृत हो गई है सब कुछ, ऐसे ही है। तो ये आपने सही कहा कि ये जो राजनीति है वो राजाओं की नीति में तब्दील हो गई, और राज्य की नीति न होके राजा की क्या नीति होगी। ना, राजा मतलब कि प्रांत का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो उसकी क्या अभिरुचि है, उसके अभिरुचियों के अनुसार ही पार्टी अपने को मोल्ड कर लेगी। पहले क्या होता था, पहले संगठन को आंख दिखाने की ताकत किसी में नहीं थी। नेहरू जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री में भी नहीं थी कि वो
सुभाष चंद्र बोस जब ये चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष का जीतने की स्थिति में थे, जब गांधी जी ने कहा कि नहीं तुम विड्रॉ कर लो, वही जीत रहे थे। और पट्टाभी सीतारमैया जो अननोन फिगर थे बिल्कुल, कहा कि हमारे ये कैंडिडेट रहेगा, निर्विरोध हो गए। तो वो केवल इसीलिए था कि ये व्यक्ति संगठन में आके ये कठपुतली की तरह बिहेव नहीं करेगा। फिर ये अंकुश, तो संगठन का अंकुश खत्म हो गया। अब जो वो व्यक्ति है जो जो मैनेज कर रहा है पूरे अफेयर को, उसकी जो अभिरुचियां हैं, उसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उसके अनुसार आपकी पार्टी चलेगी, और नहीं चलेगी तो आप निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब जो एक आंतरिक लोकतंत्र था कि अपनी पार्टी के फोरम पर आप पार्टी की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो संयुक्त समाजवादी पार्टी रहा हो, प्रजा समाजवादी, सीपीआईएम, भयंकर आलोचनाएं होती थी और लोग सहते थे उसको। लेकिन अब वो चीज़ें, अब तो कोई बोल नहीं सकता। अब क्षेत्रीय पार्टी के किसी प्रमुख की मीटिंग में आप देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं। बिल्कुल। आप लंबे समय तक सेवा कार्य में रहे हैं, सेवा काल आपका लंबा रहा है, आपने कई सरकारों के साथ काम किया है। कभी कुछ ऐसी बातें किसी सरकार के साथ जो आपके सैद्धांतिक मूल्यों के अनुरूप ना हो और फिर भी आपने किया हो, ऐसी कोई खट्टी याद? नहीं, देखिए, ऐसी स्मृतियां तो बहुत हैं, लेकिन जब आप जानबूझ करके, सचेत हो करके कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि रास्ते तो थे, दूसरे रास्ते भी थे, लेकिन जब निर्णय हुआ कि नहीं हम इस तंत्र में जुड़ेंगे, तो उस तंत्र को ही जब आप जुड़ गए और यदि आप सचेत हैं कि ठीक है, हम हमारे लिए ये एक माध्यम बनेगा, ये सेवा का, जन सेवा का, आम जन तक को लाभ पहुंचाने का, हम अपनी जो भी अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या संविधान ने हमको दिया है, उसका प्रयोग मैं इन लोगों के उत्थान में करूंगा। यदि ये संकल्प है मन में, तो ये जो डे टू डे की जो परेशानियां हैं, जो होती ही हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसमें ये है। आप फाइल है, और फाइल है, बहुत सारी चीज़ें नीचे से सब लिख के आई, आपने नोट ऑफ डिसेंट लिख दिया कि मैं कार्यालय के इस टीप से सहमत नहीं हूँ इन कारणों से। उसके आगे गया, मंत्री जी ने उसको ओवरसाइट कर दिया और जो कार्यालय का प्रस्ताव था उसको क अनुमोदित। तो आपकी जो टिप्पणी थी तो ठीक है, आपने नैतिक रूप से अपना रेचन कर लिया, लेकिन जो आपकी असहमत थी उसका कोई वैल्यू नहीं रही, उसको हाँ, खारिज कर दिया गया। तो ऐसा बहुत करना पड़ता है कि सेवा में रहते हुए, चाहे वो कोई सरकार हो। देखिए, सरकारों का मिजाज और तेवर थोड़ा परिवर्तन हुआ है पहले के लोगों में और आज के लोगों में, लेकिन उनके तेवर में वो जो एक अहंकार का जो संपुट था वो कभी कम नहीं था। तो वो परेशानियां तो बहुत हुई, लेकिन कहीं न कहीं एक तो ये संकल्प कि ठीक है, या तो आप इग्नोर भी बहुत किया है, बहुत बार इग्नोर किया है, प्रारंभिक उसमें तो ज़्यादा इग्नोर किया है। जब शुरू में नौकरी में आए तब तो एक रिबेलियस बैकग्राउंड था, विश्वविद्यालय से निकले थे, नाना प्रकार के उसमें टकराव के बीच से, राजनीतिक द्वंद्वों के बीच से, उस समय नहीं करेंगे। जैसे जैसे सीजनड एक शब्द है, जैसे जैसे सीजनड होते गए, मौसम के अनुसार अपने को ढालते चले गए।
तो ब्यूरोक्रेसी में यही होता है कि आदमी की जो प्रखरता है, जैसे जैसे वो सीजन्ड होता जाता है, वक्त के साथ ढलती उसकी जाती है। प्रखरता कम होती जाती है। और वो एक ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर वो ऑनेस्ट रह सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर वो सामाजिक रूप से सचेत रह सकता है, लेकिन उसको कोई डाइवर्जन लेना पड़ेगा यदि उसको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि डिप्रेस करने वाली चीज़ें रोज़ होती हैं, चाहे आपका बॉस हो या उसका बॉस हो। ये इस तंत्र में वो संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे समझौते आपको करने ही पड़ते हैं जो जाने अनजाने आपको कहीं बहुत आघात पहुंचाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक डाइवर्जन जो है, जैसे आप मेरा पूछ रहे हैं तो मैंने डाइवर्जन जो पढ़ाई लिखाई का जो था, चाहे किसी उसमें रहा हूँ, किसी पद पर, कहीं भी, अच्छे पद पर, बुरे पद पर, लेकिन किताबों से कभी दूर नहीं हुआ। देश की जितनी पत्रिकाएं, अब व्यावसायिक पत्रिकाएं निकलती थीं, जो गैर व्यावसायिक पत्रिकाएं थीं, जी। कुछ ऐसा संसर्ग भी था, दोस्त मेरे बहुत थे जो इसमें लगे हुए थे, जो साहित्य में, चाहे वो वीरेंद्र डंगवाल हों, चाहे मंगलेश हों, चाहे आनंद स्वरूप वर्मा हों, चाहे नीलाभ हों, प्रभात हों, बहुत सारे लोग थे। तो इन लोगों से जो संपर्क था वो कभी नहीं टूटा, और इनके माध्यम से जो पढ़ाई चलती रही, और उन पुस्तकों के माध्यम से जो चीज़ें बीज के रूप में थीं, उसका अच्छी तरह वपन हुआ, तो और उसका लाभ भी बहुत हुआ। जैसे जैसे वरिष्ठ होते गए, जैसे मैं जब जिलाधिकारी हुआ, चाहे बस्ती में रहा हूँ या संत कबीर नगर या फतेहपुर या इलाहाबाद, लखनऊ, तो इनोवेशन बहुत करते थे। इनोवेशन जो है, और वो उसमें एक जो सोच थी उसके अनुसार जो नई कार्य प्रणाली, ठीक है, एक जियो आ गया, उस जियो की परिधि में रहते हुए हम कैसे इसको, तो एक ये इनोवेशन करके, वो भी एक रेचन का तरीका था जी। क्योंकि आप घिरे हुए हैं, बिल्कुल चारों तरफ कमीशन खाने वाले हैं जी। और आपको कुछ थोड़ा पहुंचाना है, जी। चाहे राशन का मसला हो पूरा। जैसे जब मैं बस्ती में गया तो बड़ी विपरीत स्थितियों में बस्ती में गया, बस्ती संत कबीर नगर दोनों जिलों में। जिस दिन ये हुआ, प्रभार ग्रहण किया, उसी दिन मालूम हुआ कि संत कबीर नगर से और बस्ती से 60,000 मैट्रिक टन अनाज जो गरीबों में बांटा जाने वाला राशन की दुकानों का अनाज, वो बाकायदे मालगाड़ी पर लद करके वो बांग्लादेश चला गया, और कहीं किसी को एक दाना नहीं मिलता था। तो ये एक बना लिया एजेंडा कि जय दिन रहेंगे, और इसमें परिवर्तन हुआ। इसमें कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों या मायावती जी हों, जब आप इस पर, उनके लोग पकड़े जाते थे, क्योंकि पकड़े गए वही लोग जो किंग पिन थे जी। और उसमें कई मंत्रियों का भी मैंने प्रवेश रोक दिया जी। जो किंग पिन थे, जो बगल के गोंडा जिले के थे, जी। उनका प्रवेश रोक दिया कि आप नहीं आ सकते। जो पार्टी के जो कर्ता धर्ता लोग थे, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष थे, उनकी संलिप्तता थी, उनको भी पकड़ के बंद कर दिया, भले रूलिंग पार्टी के रहे हों। ठीक है, दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन एक संतोष रहा, और उससे व्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ। उस व्यवस्था में परिवर्तन आमूल चूल हुआ, लोगों को राशन मिलने लगा,
हर गांव में ये बैठ कर के लोगों का से सीधे बातचीत, जो अब जनता दरबार वरबार की बात होती है, तो जी। उस जमाने में ये सब नहीं था। लेकिन चौपाल गांव-गांव लगाना, प्रतिदिन एक गांव में जाना, जी। कोर्ट भी करना, दोपहर के बाद निकल गए किसी गांव में बिना सूचना के, वीडियो ऑडियो सब बाद में पहुंचते थे। तो उससे चीज़ों में परिवर्तन हुआ। हालांकि राजनीतिक रूप से उसका मैं शिकार भी बना, फतेहपुर में शिकार बना, और बहुत ख़राब तरीके से, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में किसी को की संपत्ति कुर्क कर ली गई, और जो उस तत्कालीन राज सत्ता का बहुत करीब व्यक्ति था, विधायक था, तो बहुत दबाव पड़ा, उसके विरुद्ध सरकार गई। मार्कंडेय काटजू थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने 300 पेज का जजमेंट दिया, जी। और उस जजमेंट में वो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक वो कायम रहा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हम ऐसी अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि इतना जुडिशियस निर्णय ले वो, क्योंकि हमको भी मालूम था कि परिणाम क्या होगा। तो जो 4-5 पेज में हो सकता था, उसको मैंने 50 पेज में लिखा कि ये एक लैंडमार्क, मैंने ठीक है हटा तो दिए गए, जी। हटा दिए गए, और ये कहा गया कि 5 मिनट के अंदर आपको, वो 5 मिनट भी नहीं हुआ, 3 ही मिनट में प्राप्त हो गया। अरे वायरलेस आने में कितना समय लगता है। लेकिन एक संतोष रहा, तो इसी तरह संतोष की छाया ढूंढ के 35-40 साल जो हम लोगों ने नौकरी किया, वो इसी में कि कहीं एक विश्रांति के लिए अपना एक आउटलेट खोज लिया, कभी किताबों में, कभी पत्रिकाओं में, कभी अपने लोगों के साथ कनेक्ट होके, कभी उनकी तकलीफ़, उनके सरोकारों के साथ जुड़ करके। तो वो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, न कैरियर पर पड़ा। बाकायदे मैंने बहुत कैरियरिस्ट जो हैं, जो कैरियर की बहुत चिंता करते हैं, उनके लिए समस्याएं हैं। लेकिन जिनके लिए कैरियर की कोई बहुत चिंता नहीं है, जो अंदर से ठीक ठाक हैं, जो मैंने जैसे पिछली बार जो मैंने कहा था कि जिनके जी। जो बड़े मन के हैं, जी। या जिनके अंतःकरण का आयतन बड़ा है, जी। उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। सेवा में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं, मतलब लोगों की स्मृति में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जो बिल्कुल संत स्वभाव के थे, आज भी होंगे, ये मैं नहीं कहता, लेकिन आज मुझे मालूम नहीं। लेकिन अपने समकालीनों में या अपने समकालीन जब नौकरी करते हुए मैंने ऐसे बहुत सारे वरिष्ठों को देखा है जो बिल्कुल संत थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे लोग भी हैं, लेकिन अब वो एक धारा से निकले हुए लोग थे। अब पता नहीं इस समय क्या स्थिति है। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लोगों की जमात जरूर तैयार होगी इस देश में, जो सामाजिक रूपांतरण के लिए भी, जो परिवर्तन के लिए भी एक अग्रगामी हरावल दस्ते की तरह काम करेंगे। तो हमारे साथ रमेंद्र त्रिपाठी जी थे, जो पूर्व आईएएस हैं, रिटायर हो चुके हैं। सवाल हमारे पास बहुत हैं, जानने को, पूछने को, हम बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से इस इंटरव्यू को फ़िलहाल के लिए हम यहीं रोकते हैं। आगे हम पुनः इनसे समय लेकर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत से सवाल हैं जो पूछेंगे, समझेंगे ब्यूरोक्रेसी को, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे।